द गुड सिनेमा प्रेजेंट्स लॉ अबाइडिंग सिटीजन। क्लाइड एक जुगाड़ू आदमी है जिसे मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। उसकी बेटी भी उसके नक्शे कदम पे चल रही थी। उसने अपने पापा के लिए एक ब्रेसलेट बनाया और अब वो वैसा ही मम्मी के लिए बनाने लगी। तभी क्लाइड की घरवाली ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जैसे ही उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोला, उसे प्रसाद मिल गया। उनके घर में 2 चोर घुस गए थे। एम्स तो बस घर लूटने आया था, जबकि डार्बी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसने क्लाइड को बांध दिया और उससे कहा कि तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। ये कहते ही उसने क्लाइड के पेट में छुरा सरका दिया। डार्बी यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसने क्लाइड की आंखों के सामने उसकी बीवी का रेप किया और फिर उसे मार दिया। और तो और उसने छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शा। इस केस में निक क्लाइड का लॉयर था। वे दोनों मिलते हैं। क्लाइड ने उसे कुछ नोट्स दिए जो उसने केस को लेके बनाए थे। निक ने उन्हें बिना पढ़े साइड में रख दिया, जैसे मैं अपनी बुक्स को रख देता हूँ। निक ने उसे बताया कि डार्बी एम्स के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। इससे एम्स को मौत की सज़ा मिल जाएगी और डार्बी को 5 साल की जेल। क्लाइड ने उसके आगे हाथ जोड़े कि इस डील को मत लेना, लेकिन चीज़ें पहले से ही तय हो गई थी। निक के हिसाब से जस्टिस सिस्टम ऐसे ही काम करता था। उसने क्लाइड से कहा कि ज़रूरी ये नहीं कि तुम्हें क्या पता है, ज़रूरी ये है कि तुम क्या साबित कर सकते हो। कोर्ट में सब कुछ ऐसे बताया गया जैसे सारे कांड एम्स ने ही किए हैं और डार्बी तो बहुत शरीफ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की तरह। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले निक से सवाल पूछ रहे थे। तभी डार्बी वहाँ पर आ गया और उसने निक से हाथ मिलाया जैसे वो उसी का लॉयर हो। निक उन्हें दूर से देख रहा था। उसका सब कुछ छिन गया और यहाँ पर हाथ मिलाए जा रहे हैं। काम से घर लौटने के बाद निक अपनी बीवी के पास आया और उसके पेट पे सर रख के अपने बच्चे से बात करने लगा। 10 साल बाद निक की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। उसका बाप अब भी उतना ही बिजी था जितना वो पहले रहता था। काम की वजह से वो फिर से अपनी बेटी की परफॉर्मेंस मिस करने वाला था, जिस वजह से उसकी घरवाली उससे नाराज थी। आज के ही दिन एम्स को मौत की सज़ा दी जाने वाली थी। निक भी वहाँ पर मौजूद था। एम्स के आखिरी शब्द थे, द गुड सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करो। सॉरी। मरने से पहले उसने कहा कि मैं क्लाइड के परिवार की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। निक को ये बात काफ़ी चुभी। एम्स के शरीर में दवाइयाँ इंजेक्ट करी गई। वैसे तो इस प्रोसीजर में दर्द नहीं होना था, पर उसकी दर्द के मारे फटी नहीं बल्कि पूरी की पूरी उधड़ गई। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला दवाई की बोतल लेकर आया जिस पर लिखा हुआ था कि तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। ये डायलॉग डार्बी का था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ डार्बी सस्ते नशे का आनंद उठा रहा था। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल वाले भाई साहब को इसके बारे में सब कुछ पता था, वो कौन सी कंपनी का कच्चा पहनता है ये भी। डार्बी घबरा गया। दूसरे बंदे ने उसे खिड़की से देखने के लिए कहा। उसने देखा कि वहाँ पर हर तरफ से पुलिस आ रही थी। डार्बी बाहर की तरफ भागा और पुलिस वालों पे गोली चलाने लगा। उसके पास फिर से कॉल आया। अनजान शख्स ने उससे कहा कि अगर तुम वापस जेल नहीं जाना चाहते तो बंदूक फेंक कर पीछे वाली फैक्ट्री पे आ जाओ। डार्बी ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। वहाँ पहुंचकर उसे एक पुलिस वाला मिला जो कि सोया हुआ था। उसने पुलिस वाले की बंदूक छीन ली और उसे गन पॉइंट पे लेके उससे कार ड्राइव करवाई। वे एक सुनसान जगह पर रुके। डार्बी ने उसे बाहर निकाला और अपने घुटने पर बैठने के लिए कहा। तभी उसके पास फिर से कॉल आया। उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि क्लाइड ही था। डार्बी ने उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो गन भी ट्रैप का हिस्सा थी। उसकी बॉडी में पैरालाइज करने वाली सिरम चली गई थी, जिसका मतलब ये था कि वो हिल नहीं सकता, पर उसे महसूस सब होएगा। क्लाइड उसे अपने वेयरहाउस ले गया और उसने डार्बी से कहा कि अब वो ऐसा दर्द महसूस करेगा जो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने डार्बी को ऐसी दवाइयाँ दी जिससे वो टॉर्चर के टाइम जल्दी से न मरे। टॉर्चर करने से पहले क्लाइड ने कहा कि 10 साल पहले ज़मीन पे पड़े हुए मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। उसने डार्बी के टुकड़े करने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ टाइम बाद पुलिस को डार्बी की बॉडी मिल गई जिसके 25 टुकड़े हो रखे थे। उन्होंने इसके बारे में निक को इन्फॉर्म किया। निक की कलीग सैरा के हिसाब से ये काम सिर्फ क्लाइड का हो सकता था। उसने पिछले 10 सालों में अपने सारे एसेट्स बेच दिए, वो भी ऐसे ही वेयरहाउस लेने के लिए। और इस वेयरहाउस का मालिक भी क्लाइड ही निकला जहाँ पर डार्बी की लाश मिली थी। पुलिस फोर्स अब क्लाइड के घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने सायरन की आवाज़ सुनी, वो बड़ा रिलैक्स होके अपने कपड़े उतारने लगा। अरे भैया, पुलिस वाले आ रहे हैं, दुबई से नहीं आ रहा कोई जो आप कपड़े उतार रहे हो। उन्होंने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। क्लाइड ने बिना चूचा करे सरेंडर कर दिया। वो निर्वस्त्र अवस्था में था। फिर उसे वस्त्र पहना के गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने निक को घूर के देखा।
क्लाइड के घर पे कानून की किताबें मिली और कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स जिनमें निक और डार्बी हाथ मिला रहे थे। इसके बाद निक की बेटी को दिखाते हैं जिसे एक डीवीडी रिसीव हुई। उसे लगा कि ये उसके शो की होगी। उसने लगा के देखी तो ये डार्बी वाली डीवीडी निकली। बच्ची ये देखकर बहुत डर गई। दूसरी तरफ निक क्लाइड के सामने ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो उसी की तरफ है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि क्लाइड अपना कन्फेशन दे दे, पर वो निक का भी बाप है। उसने बताया कि वो डार्बी और एम्स को मारना चाहता था और हमेशा सोचता रहता था कि उन्हें कैसे मारेगा। निक ने उसकी बात को कन्फेशन की तरह ले लिया। क्लाइड ने उसे वापस हॉट सीट पर बैठने के लिए कहा और बताया कि ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, असल में मैंने किसी को नहीं मारा। निक ने कहा कि डार्बी की बॉडी तुम्हारे वेयर हाउस में मिली है। तो क्लाइड ने अपने बचाव में बोला कि पूरे देश में मेरे बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं। लोग बाग तो बहुत कुछ करते हैं बंद पड़े वेयर हाउसेज में। मुझे लगता है कि ये मुझे फंसाने की कोई चाल है, और वैसे भी आप क्या जानते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप क्या साबित कर सकते हो इससे फ़र्क पड़ता है। निक का डायलॉग मार के नहले पे दहला दे दिया क्लाइड ने। वो अपने पूरे कन्फेशन के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उसे मुलायम गद्दा चाहिए था। निक ने अपनी ईगो के चलते पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसके सीनियर जोनस ने उसे धमकाया कि बैड के बदले कन्फेशन कोई बैड सौदा नहीं है। फिर क्लाइड को गद्दा मिल गया। कोर्ट रूम में क्लाइड खुद अपना केस लड़ रहा था। उसने कहा कि कानून ने बिना किसी सबूत के मुझे अंदर डाल रखा है, बेल मिलना मेरा अधिकार है। जज साहिबा उसकी बातें सुन के पिघलने ही वाली थी, तभी क्लाइड ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखिए हमारी जज साहिबा को, जरा सी मीठी बातें क्या कर दी, ये तो खूनी को आज़ाद छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वो जज साहिबा की भरे कोर्ट रूम में बेइज्जती करने लगा। मैडम ने तुरंत उसकी बेल खारिज कर दी। बाद में क्लाइड ने निक के सामने माना कि उसी ने वो टेप भेजी थी, और कन्फेशन के लिए निक को अब क्लाइड की 2 डिमांड पूरी करनी होगी। डिमांड क्या थी? एक आईपॉड और बढ़िया सा लंच। इसके बदले वो बिल की लोकेशन बता देगा, जो कि डार्बी का लॉयर था। पहले तो निक ने उसकी डिमांड को धर मारा, लेकिन फिर उसे सेरा से पता चला कि बिल 3 दिन से लापता है। क्लाइड ने कैमरे में देख के बोला कि कल दोपहर 1 बजे तक मुझे मेरा लंच और आईपॉड नहीं मिला तो तुम्हें बिल भी नहीं मिलेगा। अगले दिन जोमेटो वाले भैया 1 बजे से 5 मिनट पहले ही आ गए, लेकिन उनकी चेकिंग के चक्कर में वे लोग 8 मिनट लेट हो गए। क्लाइड एकदम रिलैक्स था। उसने बिल की लोकेशन देते हुए बताया कि 1 बजे का टाइम तुम लोगों के लिए नहीं, बल्कि बिल के लिए था। वे जल्द से जल्द बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन बेचारा बिल अपने नाम की तरह बिल में ही मर गया, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। जेल से यहाँ तक का रास्ता 15 मिनट का था। अगर क्लाइड को उसका खाना टाइम से मिल जाता तो आज बिल जिंदा होता। दूसरी तरफ क्लाइड और उसका सेलमेट अचानक अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन ये सब तो क्लाइड की एक्टिंग थी। उसने अपने लंच में से एक हड्डी निकाली और अपने सेलमेट का थोड़ा ध्यान भटकाकर उसे जान से मार दिया। पब्लिक भी लाइक। इस कांड के चलते क्लाइड को आइसोलेशन में डाल दिया गया। इसके बाद निक क्लाइड से मिलता है और उससे कहता है कि इस तरह लोगों की जान लेके तुम्हें क्या हासिल होगा। क्लाइड सभी लोगों को उनके किए की सजा देना चाहता था। निक ने उसकी बेटी का बनाया हुआ ब्रेसलेट दिया और उससे पूछा कि अगर तुम्हारा परिवार होता तो ये सब देख के उन्हें कैसा लगता। क्लाइड ने कहा कि उसकी फैमिली बहुत पहले मर चुकी है और अब उन्हें ये सब देख के कैसा भी नहीं लगेगा। निक और जोनस एक गवर्नमेंट एजेंट से मिलते हैं जिसे क्लाइड के बारे में काफ़ी कुछ पता था, क्योंकि क्लाइड पिछले कुछ सालों में सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर चुका था। उसने बताया कि क्लाइड जीनियस है, वो इतना स्मार्ट है कि वो किसी को भी मार सकता है बिना उसके आसपास रहे भी। अगर वो जेल में है तो इसका मतलब है कि वो जेल में रहना चाहता है। एजेंट ने बताया कि उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसके भेजे में गोली दाग दो, नहीं तो वो रुकेगा नहीं। अगर वो तुम्हें मारना चाहेगा तो समझो तुम मर चुके हो। इस एजेंट की बात सुन के निक को ज़रा सा भी डर नहीं लगा, बस उसके पैर कांप रहे थे। इस इन्फॉर्मेशन के साथ वे लोग जज साहिबा के पास गए और तभी उनका फ़ोन बजा। जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, भगवान ने उन्हें भी उठा लिया। अब निक को डर लगने लगा। निक ने इंटेरोगेशन रूम में क्लाइड से पूछा कि कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है और तुम ऐसे लोगों को मार के आखिर साबित क्या करना चाहते हो। निक अभी तक क्लाइड की बात नहीं समझा था, जो वो उसे समझाना चाह रहा था। अगर वो बदला चाहता तो वो पिछले 10 सालों में ही उसे और उसके परिवार को मार चुका होता। अब क्लाइड ने उसे आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि मुझे कल सुबह 6 बजे तक आज़ाद करो, वरना सब लोग मारे जाएंगे। क्लाइड को मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ ले जाया गया, उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सिक्योरिटी के लिए। निक और सैरा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें पता चल सके कि बाहर से आखिर कौन क्लाइड की मदद कर रहा है, पर उन्हें कुछ नहीं मिला।
सुबह 6 बजे स्टाफ के जाने का वक्त हो गया। निक उन्हें सी ऑफ करने आया। जैसे ही सारा ने अपनी कार स्टार्ट की, कार में लगे बॉम्ब एक्टिवेट हो गए। सब मारे गए, सैरा भी। निक को पूरा भरोसा हो गया कि कोई बाहर से क्लाइड की मदद कर रहा है, क्योंकि वो तो जेल में था। टोटल 6 ऑफिसर मारे गए। निक अपने परिवार को यहाँ से दूर किसी सेफ प्लेस पर भेज देता है। उसने उन्हें सेलफोन और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से उनकी लोकेशन रिवील हो जाए। जेल से क्लाइड को थोड़ी देर के लिए बाहर लाया गया, जहां वो निक और डिटेक्टिव से मिलता है। निक ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। आखिर क्लाइड ने उसकी क्रश को क्रश कर दिया था। डिटेक्टिव ने बंदूक निकाल ली, मगर निक ने उसे रोक लिया। क्लाइड ने उन्हें बताया वे लोग अब जो देखने वाले हैं वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद निक सैरा की 13वीं पर जाता है, जहां उसका साथी वकील जोनस उससे कहता है कि ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन निक ने इस बात को नकार दिया। हालांकि उसे भी अब गिल्ट महसूस होने लगा था। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, एक आदमी को काले कपड़ों में दिखाते हैं, जिसके हाथ में एक मिलिट्री के हथियार का रिमोट कंट्रोलर था। उसने जोनस की कार पे फायरिंग कर दी और कोई कसर न छोड़ते हुए कार को मिसाइल से उड़ा दिया। मर्डर के साथ साथ चिता भी जला दी। अब पूरे शहर में इमरजेंसी का माहौल था। कोई भी बिना परमिशन के शहर से बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद निक को सैरा का एक ईमेल मिला, जिसमें क्लाइड की पिछले 10 सालों में खरीदी प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स थे। उसे क्लाइड के एक छोटे से गैराज के बारे में पता चला, जो कि जेल से ज्यादा दूर नहीं था। वो वहां डिटेक्टिव को लेके पहुंच गया। गैराज में एक होल हो रखा था, जिसके अंदर क्लाइड ने सुरंग बनाई हुई थी, जो कि सीधा जेल तक जाती थी। इसका मतलब क्लाइड ही अब तक सारे कांड कर रहा था। आइसोलेशन वार्ड में जाना उसके प्लान का हिस्सा था। क्या जीनियस बंदा यार, सच में। अपन का दिमाग तो ज्यादा सोचने पे हैंग हो जावे। खैर, डिटेक्टिव क्लाइड के सेल में पहुंचा, लेकिन वो वहां पे नहीं था। क्लाइड तो सफाई वाला बन के सिटी हॉल में गया हुआ था, जहां सारे मंत्री संतरी इकट्ठे होने वाले थे। क्लाइड ने मेयर को मारने के लिए बॉम्ब सेट किया हुआ था। जल्द ही डिटेक्टिव और निक भी वहां पर पहुंच गए। उन्हें 5th फ्लोर पर क्लाइड की ट्रॉली दिख गई। इसी फ्लोर के ठीक ऊपर सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली थी। उन्हें एक सूटकेस मिला, जो कि ऑब्वियसली बॉम्ब था। बॉम्ब स्क्वाड ने वहां कर उसे खोला और बताया कि इसे सेलफोन से एक्टिवेट किया जाएगा और ये अब किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। बॉम्ब स्क्वाड वाला बंदा भी लाइक, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। दूसरी तरफ क्लाइड टनल से होते हुए अपने सेल की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि मीटिंग शुरू हो गई है। वो अपना फोन निकालकर सेल में घुसता है। निक वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने क्लाइड को सही फैसला लेने के लिए कहा। क्लाइड ने उससे पूछा, क्या तुम आखिरी डील के लिए तैयार हो? तब निक ने कहा कि मैंने अब खूनियों के साथ डील करना छोड़ दिया है। आखिरकार वो समझ गया जो क्लाइड उसे समझाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसने सॉरी बाबू बोल के डायल कर दिया। निक ने उससे कहा कि तुम्हारे पास 25 सेकंड है, अपने परिवार को याद कर लो। असल में निक ने वो सूटकेस क्लाइड के बेड के नीचे रख दिया था। आखिर में क्लाइड ने अपनी बेटी का दिया हुआ ब्रेसलेट देखा और तभी धमाका हो गया।